हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स थीम। तो इस वीडियो के अंतर्गत आज हम लोग क्लास 12th के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। और क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर हम 50 तक का सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 42 तक का वीडियो हमने पार्ट 1 से लेकर 4 तक में कवर कर दिया हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लें, है ना। तो चलो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। क्वेश्चन कह रहा है ना कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू कॉस एक्स, है ना। ये कह रहा है निकालने के लिए। देखो तो हमने जो है ना इसका सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो इसका जो है ना एक फॉर्मेट चलता था। क्या रहता था वो कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अगर इस फॉर्मेट में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ना। जैसे देखो कंपेयर करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे अगर लिखा जाए तो dy बाई डी एक्स प्लस 4y और इक्वल टू कितना है, cos x है। तो q के जगह पे cos x है, p की जगह पे 4 है और dy बाई डी एक्स तो ठीक ही है ना। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अगर हम बात करें ना तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का एक फार्मूला था e टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स था, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग आई एफ से डिनोट करते थे और आई एफ का जो फार्मूला होता था वो होता था e टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। ये देखो पढ़े थे, ठीक है। तो अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो p की वैल्यू क्या था, मेरे पास 4 है, तो इसको 4 करेंगे और इंटू क्या आएगा dx, यानी e, और देखो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर करते हैं, यहाँ से 1 इंटू डी एक्स बचेगा। और अगर हम आगे बात करते हैं तो क्या आएगा, देखो e है और 4 तो कांस्टेंट है, 4 रखेंगे और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है, यानी e टू दी पावर 4x। तो ये जो है ना इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है 43 का वो ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 है 11i वेक्टर क्रॉस 9j वेक्टर। देखो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रूल है, ठीक है, वो देखो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि i क्रॉस, अगर i होता है वो इक्वल होता है j क्रॉस j का, वो इक्वल होता है k क्रॉस k का, और सभी जो है ना वो क्या होता है 0 के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि सिमिलर डॉट हमेशा 1 हो रहा था, लेकिन सिमिलर क्रॉस क्या होता है 0 होता है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे जानेंगे। सेकेंड तरीका हमने बताया था कि अगर i क्रॉस j आ जाए, i क्रॉस j का मतलब कि दो हमारे पास क्या है डिसिमिलर है, तो ये जो है ना k के इक्वल होता है। उसी तरह से अगर हम j क्रॉस k निकालते हैं तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, i के इक्वल आ जाएगा। और उसी तरह से फिर हमारे पास क्या होगा, अगला होगा, ठीक है। यानी i j k होता है, j k i हो गया और k j कितना हो जाएगा, k क्रॉस i, k क्रॉस कौन मिलेगा अब की बार, i इक्वल टू कितना हो जाएगा j होता है ना, क्या होता है j। यानी कि इस तरह से इसका जो है ना ऑर्डर चलता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास है 44, 11 क्रॉस 9, पहले इसको करना है तो 11 इंटू कितना होता है 9, 99। और हमने पढ़ाया कि i क्रॉस j यानी कि डिसिमिलर क्रॉस क्या होता है हमेशा, तो वो जो है ना ऑर्डर के हिसाब से, अगर i j है तो k लिखेंगे, j और k है तो फिर i लिखेंगे, ठीक है। इस तरह चलता है। तो यहाँ पर i और क्या है j है, देखो i और j का क्रॉस क्या होता है k वेक्टर होता है, k वेक्टर होता है। तो यहाँ 99 और क्या लिखेंगे हम लोग k वेक्टर, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, 44 का डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 6 फ्रॉम ऑरिजिन। देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या करें इस क्वेश्चन में कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो गिवन में है वो ये है ना। और इसका जो फॉर्मेट है वो ax प्लस by प्लस सी जेड और इक्वल टू डी के कॉन्सेप्ट के साथ चलता है, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन में यानी कि हमें अगर ओरिजिन से डिस्टेंस की अगर बात करें इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में ओरिजिन से है तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला होता है तो हमें लिख देता हूँ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज
वो क्या होता है ना, डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, जहाँ पर ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द इक्वेशन यानी कि प्लेन। ठीक है, देखो यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू इसे लेंगे हम लोग। तो चलो हम लोग इसके आंसर करते हैं। देखो डी क्या है मेरे पास, कंपेरिजन करते हैं। तो डी जो है ना वो 6 है, और अंडर रूट क्या करना होगा, 3 के स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 के स्क्वायर 16 होता है, और प्लस 5 के स्क्वायर 25 होता है। अगर हम टोटल को अगर ऐड कर दें तो ऐड करने पर डिस्टेंस कितना बनकर आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6/√50। ठीक है, तो 6y और 50 को क्या लिखना होगा, 5√2। तो ये जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, द एंगल बिटवीन द प्लेन्स 2x + y + z = 11 एंड x - 2y + z = 5 इज। यानी कि हमारे पास दो प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, और इसे क्या करना है, हमें इसके बीच की एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन दिस टू प्लेन्स। देखो किस तरह से करना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये पता है ना कि इसको a1, इसको b1 और इसको c1 बोलते हैं। यानी कोफिशिएंट ऑफ x बाई z जो है उसको a1 b1 c1 से डिनोट किया जाता है, और कोफिशिएंट ऑफ जो सेकेंड इक्वेशन का जो आएगा उसको a2 b2 c2 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं तो a1 की जो वैल्यू है वो देख लो, यहाँ से 2 आएगा, और b1 की वैल्यू यहाँ से 1 आएगा, और c1 की जो वैल्यू है वो 1 आएगा। कोफिशिएंट ऑफ x y z ले लिए, और यहाँ से देखो कोफिशिएंट ऑफ x y z कितना आएगा, a2 की वैल्यू 1 होगा, b2 की वैल्यू -2 होगा, और c2 की वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ से एंगल बिटवीन द प्लेन्स आर cos थीटा, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और होता है अपॉन a1 के स्क्वायर प्लस b1 के स्क्वायर प्लस c1 के स्क्वायर, और यहाँ आता है a2 के स्क्वायर प्लस b2 के स्क्वायर प्लस c2 के स्क्वायर। ठीक है, देखो इस तरह से होता है। अब देखो इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। a1 a2 का मतलब 2 × 1, और प्लस b1 b2 का मतलब 1 × -2, और प्लस c1 c2 का मतलब 1 × 1। देख लो यहाँ से मैंने इस तरह से यहाँ लिख दिया। ठीक है, और अपॉन कितना आता है यहाँ पे, a1 b1 c1 के स्क्वायर बोल रहा है। देखो 2 1 1 के स्क्वायर, तो इसका तो 4 आएगा, यहाँ 1 आएगा, प्लस अगेन यहाँ 1 आएगा। और इसमें आते हैं, देखो 1 का स्क्वायर यहाँ भी 1 आएगा, प्लस -2 के स्क्वायर 4 होगा, और यहाँ पे 1 होगा। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, देखो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो कट जाएगा, तो 0 लिखेंगे, और प्लस कितना 1 y, क्योंकि ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, और यहाँ से आ जाएगा √6 और इंटू √6, 4 और 1 5 और 1 6, उसी तरह से इसमें भी। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 1 y, देखो 2 को √6 जब कंबाइंड करेंगे आपस में तो सिंगल 6 बनता है, यानी कि cos थीटा की जो वैल्यू निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 1/6। तो देयरफॉर यहाँ से अगर थीटा निकाला जाए तो cos जो रेशियो दिख रहा है उसको उधर भेजना है, तो ये आ जाएगा cos इन्वर्स 1/6। तो ये जो है ना इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन होगा 46 का, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए इज मैचिंग, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 1 2 3 आर। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, जबकि डायरेक्शन रेशियो गिवन है। तो दोस्तों हम बता दें कि डायरेक्शन रेशियो को जो है ABC से डिनोट किया जाता है, जबकि डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग LMN से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो वहाँ से याद रखना L M N वो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस होता है, इसे याद रखेंगे। और यहाँ पे जो ABC दिख रहा है वो क्या है हमारे पास, डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। तो अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो वहाँ से डायरेक्शन कोसाइन जब निकालने के लिए बात करते हैं हम लोग, तो उसका देखो फार्मूला इस तरह चलता है, L = A अपॉन अंडर रूट A² प्लस B²
प्लस सी स्क्वायर होता है। उसी तरह से सेकेंड वाला कंपोनेंट का निकालते हैं तो यहाँ पे भी इस तरह से आएगा। और जो थर्ड वाला होता है ये एल है, इसको एम से डिनोट किया जाता है और यहाँ पर इसको हम लोग एन से बोलते हैं। ठीक है, ये आता है सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो चलो इस वैल्यू को हम इस पर ऑपरेट करते हैं। देखो एल इक्वल टू सबसे पहले क्या है ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो वो 1 है, तो यहाँ लिखना है 1। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मतलब कि 1 2 3 का स्क्वायर लिखना है रूट के अंदर। तो 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा, है ना। और एम की वैल्यू अगर निकालते हैं तो एम की क्या है बी, एम के लिए है बी तो 2 अपॉन और अंडर रूट फिर से सेम थिंग आएगा। और अगर हम एन की बात करते हैं तो ए आता है सी अपॉन समथिंग, देख लो सी अपॉन इतना इतना इतना, है ना। सी की वैल्यू हमारे पास 3 है अपॉन यहाँ से देखो 1 4 9 सेम आएगा यही चीज़। ठीक है, यानी कि इसकी अगर फुल सोल्यूशन की बात किया जाए तो 1 वाई 9 4 13 और 1 14 रूट 14 आएगा। और यहाँ से 2 बाई अंडर रूट 14 आएगा और यहाँ से 3 बाई अंडर रूट 14 आएगा। ठीक है, तो ये जो है ना इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड हो गया। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा मैचिंग कर रहा है 47 का, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, इसका डॉट निकालना है। 2 वेक्टर दिया हुआ है उसे डॉट करना है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग डॉट करने का तो रूल पता ही है हम लोगों को। ठीक है, देखो हमने बताया था कि आई को आई वाले के साथ और जे को जे वाले के साथ और के को के वाले के साथ मल्टीप्लाई करना रहता है डॉट में। ठीक है, देखो क्या करना है हम लोगों को, आई को अगर 2i से करेंगे तो 2 आएगा और जे को फिर 2j से करेंगे तो माइनस कितना आएगा 2 आएगा। और के को माइनस के से करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। 2 से 2 तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। तो 1 जो है ना इसका डॉट प्रोडक्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है, इंटीग्रल ऑफ x इंटू ई टू दी पावर 5x इंटू डी एक्स। देखो इसे इंटीग्रेट करना है ना। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे लेकर जाना होगा आइलेट, यानी इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है, ठीक है, उस पर लेकर जाना होगा। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो लास्ट में आता है और अलजेब्रिक फंक्शन पहले है, यानी कि x को हम लोग यू लेट करेंगे और ई टू दी पावर 5x को भी। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट की बात करें तो यू को छोड़ना रहता है और भी को क्या करेंगे इंटीग्रेट। तो देखो ई टू दी पावर 5x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर 5x और फिर 5x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, उसको फ्रैक्शन के नीचे लिखेंगे तो वो 5 होगा। यहाँ पे चिन्ह क्या होता है माइनस का। इंटीग्रल x का हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं यानी कि u का डेरिवेटिव तो वो 1 आएगा और इंटू फिर से इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो सेम यही चीज़ आ जाएगा ई टू दी पावर 5x बाई 5 और इंटू डी एक्स। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, ई टू दी पावर 5x देख लो और x रहेगा बाई कितना लिखेंगे 5, देखो माइनस। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं तो 1/5 हमारा कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा और ई टू दी पावर 5x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर 5x और अपॉन फिर से अगर हम 5x का करेंगे तो कितना आ जाएगा वहाँ से 5 जो कि फ्रैक्शन के नीचे आएगा और प्लस क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट तो आता ही है के फॉर्मेट में कुछ, ठीक है, या सी की फॉर्मेट में, तो इस तरह से लिखेंगे। अब देखो ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन में देखो कुछ क्या है ना, यहाँ पे सिंप्लीफाई करा है। सिंप्लीफाई क्या किया है तो ये 1/25 को जो है ना दोनों में से इन्होंने कॉमन किया है और ई टू दी पावर 5x को, तो यहाँ से क्या बचेगा 5x और -1 और प्लस के। देखो नहीं समझ आया, देखो यहाँ से 25 आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पे कितना है 5 है। तो हमने क्या करा कि 1/25 दोनों में से कॉमन किया, तो इसके पास 25 है क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे कि 5 इसमें मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर न्यूमरेटर में और 5 डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। तो नीचे का जो 25 बना और यहाँ का जो 25 5 जो 25 वो बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा 5 बचेगा और साथ में x बचेगा, क्यों, क्योंकि ई टू दी पावर 5x भी दोनों में से बाहर हो चुका है। और यहाँ से क्या बचेगा देख लो ई टू दी पावर 5x बाई 25, ये तो पूरे बाहर है तो यहाँ से तो कुछ भी नहीं बचा, तो उस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 मानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन को अरेंज किया उन्होंने। तो चलो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसका 49 का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 50 में हमें फिर से एक बार क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है ना। तो चलो इसका आंसर जल्दी से लिखते हैं। देखो 7i को अगर हम 2i से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 कितना आता है 14, और i क्या हो जाएगा 1। उसी तरह से 3j को अगर हम 3j से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस कितना बनाएगा 9, और k को अगर -5 के से करते हैं तो कितना आ जाएगा -5। तो हमारे पास आंसर क्या बना 14 और माइनस अगेन 14, ठीक है। तो 14 14 अगर कट जाएगा तो आंसर कितना बनेगा 0। तो 50 का आंसर कितना आ गया 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो का आज हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो हमारे पास आएगा वो 51 से लेकर के और देखते हैं आगे का सॉल्यूशन को, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को हम यहीं पे आज एंड कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।